Assalamu alaikum. As demanded by at least 2-3 people, I'm again here live on Zoom session on the regular time. I can see Safa, Agha Usman, Asma Abid, Ahmed Firoz, and Shafiq Begul. If you want to ask any question about what we have studied up to now, you may please ask in the first 5 minutes. I will not start teaching. If you have a question, you can ask. सर जी जो क्यूरी एल्गोरिथम वाला था जी जी उसका उसका आप एक दफा अगर एक्सेल बना के दिखा देंगे एक्सेल शीट में सो अच्छा क्वेश्चन क्या मैंने एक्सेल शीट उसकी शेयर नहीं की? नो सर। अच्छा तो मैं ऐसा ना करूं कि एक्सेल शीट जो उसी क्वेश्चन की है वो मैं आप लोगों को रिसोर्सेज में LMS पे शेयर कर दूंगा. सही है ओके सर ठीक है. एंड यू कैन सी हाउ द जो उसके सेल्स हैं वो किस तरह फिल किए गए हैं फॉर्मूले से, और किस तरह फर्स्ट कॉलम ऑफ ई और लास्ट कॉलम ऑफ ई को जीरो रखना है मुस्तकिल. That is a trick. So if and when I share that Excel sheet, you will understand everything, as well as the development of the rows of Q's and E's will be clear from that shared Excel sheet. ओके सही है सर कि आप लोग एक्सेल से तो कंफर्टेबल है ना, एक्सेल तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करता, और एक्सेल में हर फार्मूला हर सेल जो है वो जहाँ फार्मूले फिल होते हैं वो देखकर आप समझ सकते हैं कि फार्मूले को किस तरह से लगाया गया है. यस सर सही है दैट्स गुड. एक्सेल में कोई मसला नहीं होता दैट्स गुड. बल्कि मैं आज सोच रहा था कि आज किसी वक्त मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं हर मेथड जो चैप्टर 1 में हमने किया है उसकी एक एग्जांपल जो है वो एक्सेल शीट पे शेयर कर दूं. As I am planning a short quiz day after tomorrow for some method that we discussed after the first quiz. So आज अगर मैंने एक्सेल शीट हर मेथड की अपलोड कर दी तो उसके साथ ही फिर मैं अनाउंस करूंगा कि क्विज डे आफ्टर टुमारो है या नेक्स्ट मंडे है. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? रयान अहमद, आपको एस्ट्रोनॉमी से बहुत दिलचस्पी है? रयान, कैन यू हियर मी? चलो रेहान को जवाब नहीं दे रहा. ये रफ़ाई तारिक, अरीशा काशिफ, अरीशा काशिफ, अरीशा काशिफ के नाम के साथ मुझे स्टार्स नजर आ रहे हैं. रफ़ाई तारिक के साथ मुझे सपोजिटली ब्लैक होल या समथिंग लाइक दैट नजर आ रहा है. रयान अहमद की पिक्चर में ना, इट्स नॉट एस्ट्रोनॉमिकल, इट्स जस्ट अ शेडेड पिक्चर.
ओके एक्सक्यूज मी सर, सर अहमद फिरोज में बात कर रहा हूँ सर। मैं अपने नाम से मैंने लॉगिन किया हुआ है जूम पे, एंड देन समवन एल्स सर मेरे सरनेम से फिरोज से है। सो अगर कोई आप उनसे कहें कि अपने ओरिजिनल नेम से आ जाए, या फिर वो फिर मतलब इनको आप निकाल दें। फिरोज। यस सर। सर वो पता नहीं कौन है। सो क्योंकि आपकी पहले भी क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, तो इनसे कहें कि अपने ओरिजिनल नेम पे आ जाएं, या फिर इनको रिमूव कर दें आप। अच्छा, चलो भी रिमूव कर दिया। तो अहमद फिरोज तो थैंक यू मौजूद सर। है। अहमद फिरोज तो मौजूद है। नहीं, हाँ हाँ, ठीक है, इट्स ऑल राइट। यस यस there is no थैंक other यू सर। Firoz I know that in the class. यस सर, सिर्फ एक मिनट, आई गेस वो कोई वैसे प्रॉक्सी था सर। हाँ, अब ये है कि प्रॉक्सी जो है वो यहाँ कैसे पहुँचेगा। ऐसे ही पहुँचेगा ना कि तो आप में से किसी कोई उसको लिंक दे देगा, या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई है ऐसा। क्योंकि जो मैं शेयर करता हूँ लिंक आमतौर पे ERP के थ्रू करता हूँ, तो it should not go outside the registered students. It's now 6 minutes and they have got 16 participants. So I start my discussion on what we were discussing last time. The last thing, it was about solving two systems of linear equations. So I start a review of the algorithm of solving nonlinear equations. So whenever you have two nonlinear equations in two unknowns, तो आपको फंक्शन अपने प्रोग्राम में हार्ड कोड करना होगा या फंक्शन डिफाइन करना होगा। न सिर्फ फंक्शन डिफाइन करना होगा बल्कि उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के वो भी एज फंक्शन डिफाइन करना होगा। Then you will select a starting value x naught y naught that is supposed to be a point where the graphs of these two functions meet. You need a tolerance in every iterative method. And first computational step is that k function. I think I should remove k from there because fxy k को left side पे ले जाएं तो fxy में absorb हो जाएगा. So now you have to in fourth step you have to calculate the function values for both functions in the system of equations. Partial derivative both with respect to x and respect to y. So यहाँ मैंने सिर्फ gx और gy लिखे हैं, sorry fx and gx लिखे हैं. You have to obtain not only this but you have to obtain partial derivative with respect to y also before proceeding further. क्योंकि तुम्हें फोर्थ स्टेप में x नॉट y नॉट स्टार्टिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y पर फंक्शन वैल्यूज भी कैलकुलेट करनी है और दोनों फंक्शंस के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कैलकुलेट करने हैं. एंड आफ्टर गेटिंग ऑल दीज पार्शियल डेरिवेटिव्स तुम लेफ्ट साइड पर डेल्टा x और डेल्टा y की कोफिशिएंट में डेल्टा x के कोफिशिएंट में पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, डेल्टा y की कोफिशिएंट में पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और राइट हैंड साइड पर फंक्शन वैल्यूज या नेगेटिव जो है वो सब्स्टिट्यूट करोगे. दैट विल मेक अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करना is no big deal. When you solve these two the system of equation 1.8, you will obtain the values of delta x naught and delta y naught. And the role of delta x is that from old x you add delta x and you get new x. From old y add in old y add delta y that you have just calculated and you get the new value of y. On both delta x and delta y, which are the differences in fact between old x and new x according to this line 7. अगर ये टॉलरेंस से बड़े हो गए हैं तो आपने आगे बढ़ना है.
तो re-label x1 as x0 and y1 as y0. Remember, x1 is the new x value. x1 is the new x value. अब वो x0 बना दें. y1 is the new y value. उसको y0 बना दें. And then go back to step 4 and make another computation, make another system of equation and solve it to get new changes in x and y and adjust and to get the new value of y and new value of x. अगर इस स्टेप में स्टेप नंबर 8 में डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों के दोनों टॉलरेंस से कम हो गए हैं, तो आपका जो लेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वन और एक्स और वाई हैं, दे आर द अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन. अगेन दूसरे मेथड्स की तरह यहाँ भी आप लोग से ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये स्टार्टिंग वैल्यू एक्स नॉट एक्स वाई नॉट चूज करेंगे, वो कैसे करेंगे. तो ओनली दोस्त हु कैन मेक ग्राफ्स ऑफ द टू फंक्शंस. लाइक हियर मेरे पास जो एग्जांपल है नीचे जिसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसमें एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड फ्रॉम योर अर्लियर स्टडीज यू नो दैट इट इज अ सर्कल whereas y is equal to ln x plus 1. तो इनका इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा. तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करना के काबिल हैं तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप एक्सेल शीट की मदद ले सकते हैं. just as let me share that Excel sheet. Where is that Excel sheet? Here it is. In this Excel sheet, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर इज इक्वल टू 8 को किस फॉर्म में रख लिया है. इसको ले लिया है y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट पॉजिटिव and started calculating values. This column makes the upper half of the graph of circle. Then for lower half of the graph, I consider negative square root. देखो बाहर लगा दिया नेगेटिव, क्योंकि जब तुम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 को एक्स के लिए सॉल्व करोगे या वाई के लिए सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली अंडर रूट लेना पड़ेगा. तो एक प्लस अंडर रूट आएगा, एक माइनस अंडर रूट आएगा. तो प्लस अंडर रूट के लिए अपर सर्कल बन जाएगा और माइनस अंडर रूट के लिए लोअर सर्कल बन जाएगा. तो दिस इज द लोअर सर्कल. whereas for the log function log x plus 1, I have calculated the values and then plotted all these values in a single graph, which I have not joined it here because when x approaches y approaches 0, the Excel calculation becomes गड़बड़. तो यहाँ पे मैंने ब्रेक किया हुआ है और पूरा ग्राफ जो है मैंने आपको शो किया हुआ है आफ्टर एडजस्टिंग इट ऑन माय पेंट. इसको मैंने मिलाया हुआ है. तो सर्किल का ग्राफ बना लीजिए, log x plus 1 का ग्राफ बना लीजिए एंड वी सी दैट एक पॉइंट यहाँ इंटरसेक्शन आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ इंटरसेक्शन आ रहा है. इफ यू कांट डू इट, जस्ट स्टार्ट विद सम आर्बिट्री नंबर. For example, I started here with say x is equal to 1, 1. Look at what I have done. ये मेरा x square plus y square fxy function है minus 8. y minus ln x minus 1 is the other function. इसका partial derivative with respect to x, इसका partial derivative with respect to y, इसका partial derivative with respect to x और इसका partial derivative with respect to y. I hope you are familiar with how to get the partial derivative of a function with respect to one variable. Now 1.8 is rewritten here. Partial of f into delta x partial of y into delta y is equal to minus of f. Similarly, a line for g. अब जो partial derivatives as a function हमने calculate किए हैं वो हमने यहाँ रख दिए. Partial respect to x, partial respect to y of f, the f, partial of g with respect to x, partial of g with respect to y, and gxy. अब ये 1.8 लिखा हुआ है with partial derivatives of these functions and these functions themselves.
and then I start with x naught y naught is equal to 1. तो हमारे पास डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की दो इक्वेशंस बन गई, लीनियर इक्वेशन, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो डेल्टा एक्स की वैल्यू और डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई, जिनसे हमने प्रीवियस वैल्यूज एक्स वाई की 1 1 थी, इसमें डेल्टा एक्स ऐड कर दिया तो 2.5 हो गया. Start another iteration with 2.5 as the starting value, so that we get the new system 1.8 with new values of partial derivatives and new values of functions, and we solve them again, and we see that this time delta x is this and delta y is this, which has become small. With new values of x1 and y1, यानी पिछली values of x में delta x ऐड किया, पिछली value of y में delta y ऐड किया, और नई y x1 y1 आ गई values. And so on, we keep on doing that, and we see that after in the second iteration delta x values जो है वो small हो गई हैं. एक iteration इसकी आप और करेंगे तो delta x और delta y values और small हो जाएंगी. The only problem is that कि simultaneously solve करना with fractions, हम सिर्फ दो unknown के problems consider कर रहे हैं इसमें, तो हमेशा आपके पास 1.8 जो है वो linear equation दो आएंगी दो unknowns में जो simultaneously solve कर सकते हैं. आपको किसी मैट्रिक्स मेथड की जरूरत नहीं है उसके लिए. अगली आइटरेशन के बाद जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आएंगे और छोटे होंगे, एंड यू विल बी वेरी क्लोज टू अ रूट. नाउ दीज वैल्यूज आर टेकिंग यू विच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ, वो आपको 2.19 और 1.78 की तरफ ला रही है, यानी इस पॉइंट की तरफ. बट इफ यू हैव टू गो फॉर दिस पॉइंट, यू हैव टू वर्क समथिंग मोर. स्टार्टिंग वैल्यूज जो है वो आपको छोटी लेनी पड़ेंगी. रफली इससे आपको पता चल रहा है कि यू हैव टू टेक एक्स वेरी वेरी स्मॉल, तो 0.003 से शुरू करें और वाई की वैल्यू -2.8 से शुरू करें. So perhaps the same procedure will take you to x is equal to 0.0217 and y is equal to -2.82. That completes the description of this method for solving non-linear equations. ये मैंने इसलिए describe किया है कि this should be in your knowledge. Sometimes it is possible that you have a problem of 3 unknowns, 4 unknowns and 4 equations, then you cannot make the graph. When you cannot make the graph, you have to work with arbitrary values, and then the whole algorithm that I discussed, that has to be considered a guideline for making a program, and you use that program. But in this program, you can get results only if you have a function that solves a system of linear equations of 4 unknowns or 5 unknowns or 10 unknowns. Only then this algorithm is useful for you. For the time being, if I restrict my study to 2 unknowns, 2 equations, then this procedure that we have discussed sort of manually using calculator, it is there is an alternate way for simple problems like this. X square plus y square is equal to 8 एक फंक्शन है, एक इक्वेशन है, और y माइनस ln x दूसरी इक्वेशन है. इन दोनों इक्वेशंस में से x एलिमिनेट कर दें या y एलिमिनेट कर दें. From here, y is equal to positive square root. Y is equal to positive square root of 8 minus x square, where from this equation y is equal to ln x plus 1. तो ये दोनों y के बराबर है, इन दोनों को इक्वेट कर दें. Now you get a non-linear equation in one unknown only. So fx is equal to 0 वाली फॉर्म आ गई, जिसके लिए आप कई मेथड पढ़ चुके हैं. न्यूटन मेथड अगर लगाना है इस पर, तो fx से डेरिवेटिव ऑफ fx लिया और न्यूटन मेथड लगा दिया, और न्यूटन मेथड लगाया, 3 4 5 आइटरेशंस में आपको वेरी हाई एक्यूरेसी रिजल्ट मिल गया. बट दिस इज गिविंग यू द x वैल्यू. अब वो x वैल्यू इसमें डालो,
इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो x वैल्यू और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और देखो कि y की वैल्यू 1.7855 आती है कि नहीं आती है। And these are the same result that we obtained previously. Let me show you the graph. So this point is produced. This point is produced using what method? कि given system of non-linear equation in two unknowns जो है, इनमें से आपने एक unknown eliminate कर दिया। नहीं। So हमने y is equal to पॉजिटिव स्क्वायर रूट से काम शुरू किया था। अगर हम यही काम y is equal to नेगेटिव स्क्वायर रूट से शुरू करें, so we will get the other value and using Newton's method. यानी आपके पास अगर y is equal to ln x plus 1 को y is equal to पॉजिटिव स्क्वायर रूट से करेंगे तो आपके पास ऊपर वाला पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन का। लेकिन अगर आप इस y इज इक्वल टू को माइनस कर दें और माइनस स्क्वायर रूट x 8 माइनस एक्स स्क्वायर को ln x प्लस 1 कर दें, इसका मतलब क्या है कि आई कंसीडर दिस एज अ फंक्शन। अगर मैं इस फंक्शन से काम करना शुरू करूं तो and starting value, note that I have taken very small, so the other root will be produced. So in this chapter, this is the last thing regarding solving system nonlinear equations. All topics involve a nonlinear equation, only one unknown, but this last topic involves two nonlinear equations, two unknown. So now I leave this chapter and go into the study of the next chapter. My next chapter is about interpolation, curve fitting. There are different techniques of interpolation. When do we use these techniques? In the introduction, I had described few things, but now I describe this in more detail. We use interpolation techniques when we have some data available. And data may be available from noting down results of an experiment, noting down results of some observation, it may be obtained, the data may be obtained from a survey. And up to now, you must have realized that whenever we collect data about anything, we find out that every quantity that we observe is changing. And with the it is not changing independently. It changes depending on something else. तो जब हम फंक्शन y is equal to fx की बात करते हैं तो we are talking about a relation between two sets of values. तो x और y, so when we do some experiment, we will have similar x and y involved, at least two. There may be more unknowns. When we do survey, we again have some set of quantities that
we try to find correlation between them. And you must have heard this term correlation in your statistics courses. And we are going to explore uh, methods with the help of which we can use data to make some estimation. Now, what kind of estimation we may have? Whenever we collect data, the data is not continuously obtained. अगर मैं टेम्परेचर का डेटा कलेक्ट करता हूँ कराची का, तो आई विल नोट डाउन टेम्परेचर as well as the time at which I have noted down the temperature. So, uh, it is a physical constraint in human life कि मैं अगर टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कराची का, तो वो कंटिन्यूसली नहीं हो सकता. There will be some variation, some time difference between two consecutive observations. तो इसी तरह जब भी मैं कोई सर्वे करता हूँ तो मेरे पास डिस्क्रीट डेटा आता है, कंटिन्यूस डेटा नहीं आता. एक्स की एक वैल्यू, वाई की एक वैल्यू, फिर एक्स की वैल्यू कुछ डिफरेंस के बाद और फिर कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू. जो मिसिंग वैल्यूज हैं, फर्स्ट एस्टिमेशन एंड इंटरपोलेटिंग टेक्निक्स दैट वी विल एक्सप्लोर, वो मिसिंग वाई वैल्यूज निकालना एक बात. दूसरी बात ये कि ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द रिलेशन बिटवीन द अननोन्स एक्स एंड वाई वो निकालना. एंड दैट इज आल्सो कैन बी डन यूजिंग इंटरपोलेशन टेक्निक्स. तो या तो हम किसी एक पॉइंट पे एस्टिमेशन कर रहे होते हैं या ओवरऑल फंक्शन का बिहेवियर डिटरमाइन कर रहे होते हैं. और चूंकि पोलिनोमियल्स आर मोस्ट इजीली मैनिपुलेटेड फंक्शंस, तो हम इंटरप्रेटिंग पोलिनोमियल्स बनाते हैं. We have if data is unequally spaced, we have some techniques. When data are equally spaced, we have other techniques. Now, if we have to develop some special curves, so curve fitting techniques आ जाती हैं. तो उसमें spline curves हैं, उसमें Bezier curves हैं, B-spline curves हैं. So given data points के साथ हम मुख्तलिफ किस्म, and these are the things that are used nowadays very frequently in the making of animated movies. So this part, spline curves and Bezier curve, is of a very heavy application in real world right now, making animated movies. We will consider up to 3.1 up to 3.4, and then I'll not go for multiple variable interpolation like two independent variable or एक dependent variable, जिसको हम interpolation on surface कहते हैं. Rather, I'll move to least square approximation. So this is the background of this chapter that we are now starting. For the time being, I have skipped the chapter on system of linear equation, जिसका एक part जो numerical या iterative methods का है वो मैं discuss करूँगा जरूर. So let us see हम interpolating polynomials कैसे develop करते हैं. The basic idea is that whenever we have some data like this data, x values, y values, so we fit a polynomial on the data. Now, as a student of at least 2-3 math courses, you are well aware of the fact कि अगर आपके पास दो डेटा पॉइंट्स हों और उससे आप कोई कर्व बनाना चाहें तो वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन बन सकती है. अगर 3 डेटा पॉइंट्स हैं तो फिर आप उससे एक पैराबोला बना सकते हैं, यानी सेकंड डिग्री कर्व बना सकते हैं. अगर आपके पास 4 डेटा पॉइंट्स हैं तो फिर आप क्यूबिक कर्व बना सकते हैं. तो हमारे पास जितने भी डेटा पॉइंट है उसके जरिए हमें एक पोलिनोमियल फंक्शन बनाना है.
फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास प्रॉब्लम दी हुई है, इसमें देखें 5 पॉइंट्स हैं, तो मैं 4 डिग्री पोलिनोमियल बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि एक 3rd डिग्री पोलिनोमियल बनाएं। जो 3rd डिग्री पोलिनोमियल बनाएंगे यानी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो हमारे पास जो अननोन है, यानी पोलिनोमियल किस चीज से पहचाना जाता है? पोलिनोमियल अपने कोफिशिएंट से पहचाना जाता है, a b c d। सो इन कोफिशिएंट के जरिए पोलिनोमियल पहचाना जाएगा। y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d फंक्शन मालूम करना है मुझे। अब देखें क्या किया हमने, x को 3.2 लिया, इस पोलिनोमियल में रख दिया, रिजल्ट हमें क्या चाहिए? y की वैल्यू 22 चाहिए। सो इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 3.2 रख के इसको इक्वेट कर दिया 22 के। फिर दूसरी x वैल्यू ली 2.7, उसको इस एक्सप्रेशन में रखा और इसको इक्वेट कर दिया 17.8, क्योंकि वी नीड y वैल्यू टू बी 17.8 व्हेन x इज 2.7। इसी तरह x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1.4 के साथ करके what we have here is a system of linear equations in a b c d, 4 unknowns and 4 equations. So we use some method of solving system of linear equations. As I mentioned, मैंने method of आप में से किसी ने linear algebra का कोर्स पढ़ लिया है? नहीं सर, ये क्या होता है? पढ़ रहे हैं साथ में, और पढ़ रहे हो साथ साथ, तो Yeah. there you study methods of solving systems of linear equation. मैंने कहा कि मैं आपसे एक मेथड जरूर डिस्कस करूंगा जो इटरेटिव है, जिससे हम एक खास किस्म के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस जो हैं, उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं इस को मौखर कर रहा हूँ। मैं इस वक्त आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि मैंने एक पोलिनोमियल फिट करना है, जिसका तरीकाकार ये है। आई हैव फ्यू पॉइंट्स, आई सब्स्टिट्यूट पॉइंट्स इन द पोलिनोमियल इक्वेशन एंड देन फाइंड आउट द अननोन कोएफिशिएंट्स। इन अननोन कोएफिशिएंट्स से मिला के ये क्यूबिक पोलिनोमियल बन गया। अब देखो, जो हमारे पास डेटा है उसमें 3 नहीं है मौजूद। अगर मैं y की वैल्यू 3 पे निकालना चाहता हूं, तो अब ये मेरे पास पोलिनोमियल इक्वेशन आ गई। इसमें x इक्वल टू 3 रखूं तो y इस एक्सप्रेशन की वैल्यू y इज इक्वल टू 20.212 होगी। I have here demonstrated the same thing using another data set. Now, you may be wondering, okay, how can I develop the solution so quickly? So let me show you it in Excel. ये मेरे पास डेटा पॉइंट्स आ गए। कैन यू सी द एक्सेल शीट? मैंने जो एग्जांपल खुद डिस्कस करनी थी, अभी मैंने की नहीं थी, उसका डेटा सेट उठा के यहाँ रख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा सेट से एक पोलिनोमियल 3rd डिग्री फिट करूँ। अच्छा जी, पहले तो मैंने इसका ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ आ गया। कैन यू सी द ग्राफ? इन 4 डेटा पॉइंट से एक कंटिन्यूस ग्राफ बना लिया मैंने। एक्सेल मुझे ये फैसिलिटी फराहम करता है। और उसके बाद मैं इस पर एक ट्रेंड लाइन, और किस तरह की ट्रेंड लाइन? मुझे पोलिनोमियल इक्वेशन बनानी है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बनाना है, और किस डिग्री का बनाना है? 3rd डिग्री का बनाना है। So I choose 3rd degree polynomial, and also I want display of equation on the chart. Okay जी, तो ये एक काली लाइन आ गई जो कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, और वो क्यूबिक इक्वेशन एक्स कोएफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट एंड the constant term. So this, in this way, you can fit a polynomial on the given data. Given data का ग्राफ बनाओ और उस पर एक
जिस डिग्री की ट्रेंड लाइन तुमने ऐड करनी है, फिट करनी है, वो कर लो जी। somebody saying something? Hello? So मैंने ये सारा प्रोसीजर जो हमने अभी डिस्कस किया था, जिसमें हमें ये x की वैल्यू रखी 1.2, y 5.3, x की वैल्यू 1.9, y की वैल्यू 4.3, सो ऑन। एक सिस्टम इक्वेशन बना 4 है, और उससे जो कुछ बना, इसको सिस्टम इक्वेशन के किसी मेथड से सॉल्व करोगे तब भी यही रिजल्ट आएगा, और जो अभी हमने देखा एक्सेल शीट से, उससे भी यही रिजल्ट आया। तो हमने ओवरऑल एक एस्टिमेटेड बिहेवियर बना लिया उस रिलेशन का, जो इन सेट ऑफ एक्स वैल्यूज और इन सेट ऑफ वाई वैल्यूज में इस तरह के पोलिनोमियल जो डेवलप करते हैं हम, इसको हम इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल कहते हैं। दिस टेक्निक becomes useless when we have more data. For example, हमारे पास यहाँ सिर्फ 4 डेटा पॉइंट्स थे। अगर हमारे पास 400 डेटा पॉइंट्स हो और हम फिर उसको स्कैटर करेंगे उस पर किसी ग्राफ पर प्लॉट करेंगे उस सारे पॉइंट्स को, तो हम देखेंगे कि ना तो स्कैटर जो है वो लीनियर फंक्शन के तौर पर नजर आ रहा है, ना ही लेट मी शो यू एक्सेल शीट अगेन। मैंने सब कुछ निकाल दिया, and then I'm talking about just XY scatter. Now this is the scatter of this data, only 4 points. Now looking at these 4 points, हम कोई अंदाजा नहीं कर सकते कि ये X और Y के दरमियान रिलेशन किस किस्म की है। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, बस ये नजर आ रहा है कि जैसे जैसे आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले ये थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद इंक्रीज कर रहा है। और जब मैंने क्यूबिक फिट किया था, वो तो इसलिए किया था कि मैं चाह रहा था क्यूबिक फिट करना, बट इफ आई वांट टू फिट क्वाड्रेटिक, तो जी साहब क्वाड्रेटिक फिट करके देख लेते हैं। सॉरी, second degree, okay, display equation. Now this doesn't seems to be as nice as before. So हम सिर्फ डेटा स्कैटर को देखकर ये फैसला नहीं कर सकते कि हम सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल बनाएं या थर्ड डिग्री पोलिनोमियल बनाएं या फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल। इन जनरल एक मोटा सा रूल ये है कि हायर द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, better is our interpolation or estimation technique. But this is only a layman's rule. There are more technicalities involved. तो जब हमारे पास बहुत सारा डेटा सेट होगा जिसमें 4 के बजाय 400 पॉइंट हैं और हमें ओवरऑल पोलिनोमियल डेवलप करना हो, तो उसकी कुछ ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें एस्टिमेशन यानी मिसिंग पॉइंट, अब 1.2 के बाद 1.9 पर एक्स की वैल्यू है जिसपे वाई वैल्यू दी हुई है, 1.5 पे वैल्यू निकालनी है, तो मैं या तो इसी की ट्रेंड लाइन से जो है वो वैल्यू रीड आउट करूं, या फिर कोई मेथड ऐसा डिवाइस करूं जिससे कि 1.5 पे वाई वैल्यू क्या, एक्स इक्वल टू 1.5 पे वाई वैल्यू क्या होनी चाहिए वो कैलकुलेट करूं। ओके, so I go for the second method, and which is the purpose of this chapter. The first method is development of Lagrange polynomial. Lagrange polynomial जो है, इसमें हम कहते हैं कि जी हमारे पास कुछ डेटा सेट है और हम एक पोलिनोमियल इक्वेशन बनाएंगे
using a specialized format. ये 4 डेटा पॉइंट्स हैं, तो हम इसे क्यूबिक पोलिनोमियल बना रहे हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे बन रहा है? देखिए, ये एक्स वैल्यूज हैं, ये वाई वैल्यूज हैं। जो क्यूबिक पोलिनोमियल बन रहा है, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 टर्म्स ऐड हो रही हैं। इन टर्म्स का स्ट्रक्चर क्या है? पहली टर्म में पहली वाई वैल्यू यानी एफ नॉट है, एस फैक्टर। दूसरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है किससे? दूसरी वाई वैल्यू से, F1। तीसरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तीसरी वाई वैल्यू यानी F2। और चौथी वाई वैल्यू यानी F3 से मल्टीप्लाई हो रही है। जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल बनाओगे तो 4 ऐसी टर्म होंगी और हर टर्म एक वाई वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। अब पहली वाई वैल्यू किस चीज से मल्टीप्लाई हो रही है, उसके स्ट्रक्चर पे गौर करो। न्यूमरेटर है इसका, एक डिनोमिनेटर है। F0 0 इंडिकेट्स पहला पॉइंट। न्यूमरेटर में F0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो X0 है वो न्यूमरेटर में नहीं आ रहा। X माइनस X1, X माइनस X2, X माइनस X3, या F1 है, यानी ये वाली वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग X1। तो अब न्यूमरेटर में X1 नहीं आ रहा, X0 माइनस X0, X माइनस X2, X माइनस X1 मिसिंग, और X माइनस X3। F2 के साथ न्यूमरेटर में X2 नहीं आना चाहिए, F3 के साथ न्यूमरेटर में X3 नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया न्यूमरेटर्स का। डिनोमिनेटर का स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल वही है जो न्यूमरेटर का है। न्यूमरेटर में जहां जहां x है, ये और ये, उसकी जगह x0 रख दिया। सेकेंड टर्म में न्यूमरेटर में जो चीज मिसिंग थी यानी x2, x की जगह x2 रखकर, यानी सॉरी x2, यहाँ पे x1 मिसिंग है, तो x की जगह x1 रखा तो डिनोमिनेटर बन गया एज द न्यूमरेटर x माइनस X0, X माइनस X2, X माइनस X3। तो डिनोमिनेटर में भी जो है X1 माइनस नहीं आ रहा, माइनस X1 कहीं नहीं आ रहा, क्योंकि x की जगह X1 रखा तो X1 माइनस X0। X1 माइनस X1 आ गया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। सो वी फॉलो दिस पैटर्न कि जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे, बट ऊपर के x की जगह X1 आ गया। इसी तरह अगली टर्म में न्यूमरेटर में X2 मिसिंग है तो x की जगह X2 रख के बना दिया। अगली टर्म में न्यूमरेटर में X3 मिसिंग है तो x की जगह X3 रख के जैसा न्यूमरेटर वैसे ही डिनोमिनेटर बना दिया। दिस इज नोन एज Lagrange इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल, व्हिच इज द सिंपलेस्ट ऑफ द इंटरपोलेटिंग मेथड। अब मैं कोई x वैल्यू चूज करूं, जैसे कि मेरा ये वाला प्रॉब्लम था, इसके हिसाब से मैं ये वाला पोलिनोमियल लिखूं और x = 3 रखकर ये सारा कैलकुलेट करूं। So let us look at in a bit more detail. अभी जो कुछ मैंने आपको शो किया that was part of the book. A note that I make you understand all these things and their extension. हमारे पास given data set है xi yi, that means x0 y0 x1 y1 x2। हम Lagrange polynomial different degrees के कैसे बनाएंगे? If I want to make Lagrange polynomial of the first degree, तो मुझे 2 पॉइंट इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि फर्स्ट डिग्री का मतलब है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट। Lagrange का जो फॉर्मूला था, अब पहली टर्म में y0 आएगा, दूसरी टर्म में y1 आएगा। जब पहली टर्म में y0 आया तो अब न्यूमरेटर में x0 नहीं आएगा, लिहाजा x माइनस x1 लिखेंगे, और नीचे x की जगह x0 रख के x0 माइनस x1 लिख देंगे। दूसरी टर्म में y1 है तो न्यूमरेटर में x1 नहीं आएगा, x माइनस x0 आएगा, और डिनोमिनेटर लिखते वक्त x की जगह x1 लिख देंगे। सो दिस बिकम्स Lagrange interpolating polynomial of first degree using these 2 points. अच्छा भाई, अगर 3 पॉइंट्स हैं तो मैं सेकंड डिग्री बना सकता हूँ।
सेकेंड डिग्री लैग्रांज फॉर्मूला कैसे बनेगा? पहली टर्म में y0, दूसरी में y1, तीसरी में y2। पहली टर्म में न्यूमरेटर में x1 x0 नहीं आएगा, लिहाजा x माइनस x1 x माइनस x2, जबकि डिनोमिनेटर में x की जगह x0 रख दिया। दूसरी टर्म में जिसमें y1 आया हुआ है, न्यूमरेटर में x1 नहीं आएगा, लिहाजा x माइनस x0 x माइनस x2, और इस न्यूमरेटर के अंदर x की जगह x1 रखकर पूरा का पूरा नीचे कॉपी कर दिया। तीसरी टर्म में y2 आ रहा है, तो y2 के साथ न्यूमरेटर में x2 नहीं आएगा, जबकि न्यूमरेटर की जो शक्ल है उसमें x की जगह x2 रखकर डिनोमिनेटर बना देंगे। सो दिस बिकम्स Lagrange interpolating polynomial for second degree, Lagrange interpolating polynomial for third degree मैं ऊपर दिखा चुका। Now note that what's happening when I write this product, I have x minus x naught, x minus x1, x minus x2, x minus every x that I have, इस तरह की टर्म्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन न्यूमरेटर में एक इंडेक्स मिसिंग है। तो ये जो इंडेक्स j है, दैट कैन गो फ्रॉम j टू 0 टू n, लेकिन कौन सा वाला मिसिंग है? जो इंडेक्स बाहर y का था, y0 था, तो यहाँ x माइनस x0 मिसिंग है। दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस कि j 0 से n तक हो सकता है, लेकिन j जो है वो i नहीं हो सकता। And then denominator is also in the same way. Now, this is the Lagrange interpolating polynomial of nth degree written in the compact form. ये repeated product की notation है, यानी इस चीज को represent है। और जाहिर है ये summation तो तुम जानते ही। तो एक inner loop है जिसमें product calc बना रहे हैं, इस एक outer loop है जिसमें हम sum बना रहे हैं। And you can make a program easily for this formula. ये जो अंदर repeated product है, इसको लिटरेचर में अक्सर कहा जाता है कि these are Lagrange coefficients. Capital L from the name of Lagrange, ij indicates for the indices used. So I means which term I'm working with. पहली term 0, दूसरी term 1, तीसरी term 2, and so on and so forth. Now, this is a demonstration of how Lagrange formula can be written for 2 points, for 3 points, for n plus 1 points, and so on. And what are Lagrange polynomials? An algorithm that is used for making a program to get the value of any degree polynomial, Lagrange polynomial, to find the estimation. अब ये जो किताब की एग्जाम्पल है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये एल्गोरिथम जो है ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, एक्सप्लोर इट योरसेल्फ. As most probably exam is going to be physical and manual, so I just move forward. अच्छा, ये जो एरर है, हमने देखा जो भी हमने ग्राफ बनाए थे वो ग्राफ एग्जैक्टली फिट नहीं कर रहे थे, कुछ ना कुछ एरर थी. So there is a whole part where we study the error of interpolation, but for the time being, I'm skipping. Mostly we consider error analysis in a higher level course, but here we have to introduce the basic ideas. So I will discuss these all things that are errors later on, but for the time being, uh, I switch to an application or an example of interpolation, and let me switch to Excel sheet again. And here I consider x, y, and an index 0 is equal to e, I don't know what it is, this e32 plus 1, so that I can
produce indices continuously. Then I select some data, 3.2, 3.9, 4.6, 7.8, 8.9, 9.3, और इस तरह से मैं ऐसी आर्बिट्री वैल्यूज सेलेक्ट करता चला रहा हूँ to demonstrate how and what polynomial, what degree polynomial of Lagrange I will be using or I may be using. Y values भी अपनी तरफ से select कर रहा हूँ, 3.9, 2.8, 4.1 and say 5.6. इस तरह से मैं कर सकता हूँ. अच्छा, अब मुझे चाहिए इसमें देखें x वैल्यू 4 मिसिंग है. अगर मैं x इज इक्वल टू 4 के लिए y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास एक तो वही है कि मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं और ग्राफ से x इज इक्वल टू 4 के लिए y रीच करूं, बट दैट इज नॉट इंटरप्रेटिंग प्रोग्राम. तो मैं x इज इक्वल टू 4 देखता हूँ कि ये पहली 3 वैल्यूज जो हैं. अच्छा हाँ, एक चीज़ जरूर है कि स्कैटर जो है यहाँ तक का इस डेटा का, अगर मैं स्कैटर देखूं तो किस किस्म का है, इट्स सॉर्ट ऑफ ए पैराबोलिक. और x इक्वल टू 4 के करीब इट्स मोर लाइक ए स्ट्रेट लाइन, राइट. अगर मैं पूरे स्कैटर को देखूं तो इट्स लाइक पैराबोला, बट पहले 3 पॉइंट्स के जो देखूं जिसमें चार्ज जिसके बीच में आ रहा है तो इट्स मोर लाइक ए स्ट्रेट लाइन. तो फर्स्ट डिग्री विल बी मोर यूजफुल इफ आई कंसीडर दिस. तो मैं जरा इस स्कैटर को हटा दूं सामने से. अब मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा. नाउ आई कंसीडर something are you able to see both Excel sheet and this page, Zornan? हेलो. नो सर, सिर्फ एक्सेल शीट दिखाई दे रही है. अच्छा सर अच्छा ठीक है. No. No. अच्छा, मल्टीपल वो नहीं दिखा रहा. ठीक है, इट्स ऑल राइट. सो वी वर्क विद एक्सेल शीट ओनली. तो अब मुझे जब करना है काम तो मैं क्या करूं. तो मेरा जो फार्मूला है वो क्या होगा. लेकिन फार्मूला लिखने के लिए अगर मैं 3 पॉइंट इस्तेमाल करूं जिसके लिए मैं कह रहा था कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन 3 पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, 3 पॉइंट से पैराबोला बनेगा. सो लेट मी यूज फर्स्ट 3 पॉइंट्स फॉर मेकिंग अ पैराबोला. ये मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं. अब मुझे फर्स्ट करो P3 बनाना है. P3 नहीं, P2x बनाना है, सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल. तो P2x में पहली y वैल्यू, रिमेंबर ये पहला कॉलम x वैल्यूज का है, दूसरा y वैल्यूज का है. तो मेरे पास बनेगा y वैल्यू 4.3 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर में क्या आएगा, x माइनस x नॉट आएगा कि नहीं आएगा.
ओके, मैंने इंडाइसिस भी यहाँ पे उठा के रखी है सो दैट कि हम अपना फार्मूला लिखते वक्त x माइनस एक्स नॉट नहीं आएगा, x1 आएगा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x2 आएगा, which will be divided by what? x naught minus x1 into x naught minus x2। ये पहली टर्म बन गई। दूसरी टर्म कैसे बनेगी? दूसरी y वैल्यू 3.9 मल्टीप्लाइड बाई, अब चूंकि y1 इस्तेमाल हो रहा है लिहाजा x माइनस x1 नहीं आएगा, x माइनस एक्स नॉट आएगा, x माइनस x2 आएगा, that becomes the denominator, numerator। now make the denominator चूंकि y1 इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे y1 इस्तेमाल किया जा रहा है तो डिनोमिनेटर में x की जगह x1 आ जाएगा, x1 माइनस x1 माइनस x नॉट, x1 माइनस x1 नहीं आ सकता लिहाजा x2 आएगा। दो टर्म्स हो गई। इज इट सफिशिएंट? मैं क्यूबिक बना रहा हूँ तो क्यूबिक में एक टर्म और आएगी प्लस y वैल्यू, नेक्स्ट y वैल्यू इज 2.8, next y value is 2.8। तो इसके साथ क्या आएगा? न्यूमरेटर में x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, क्योंकि ये y2 है, y2 लिया मैंने, अब x माइनस x2 ऊपर नहीं आएगा, दिस बिकम्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज, डिनोमिनेटर में x की जगह x2 रखेंगे क्योंकि बाहर y2 है, तो x2 माइनस एक्स नॉट एंड x2 माइनस x1। अभी मैंने सिंबॉलिकली रखा है और मैंने इसमें कहीं भी y वैल्यू तो रख दी, x वैल्यू कहीं नहीं रखी। अब मुझे देखना है कि मैं P2 जो है वो किस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था 4 पे, तो 4 या 4.1 चलो कर लें, 4.1 पे कर, 4.1 इज इक्वल टू, अब बाकी जितना कुछ भी है एज इट इज उतार दो। अच्छा, जाहिर है मैं ये कंप्यूटर पे तो एज इट इज उतार रहा हूँ, आप कॉपी पे एज इट इज नहीं उतारेंगे, पूरा लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन हमें ये पता है कि अब x की जगह क्या आना है 4.3, x1 की जगह क्या आना है, x1 इज व्हाट 3.9, then 4.3 is the x value, x2 is 4.6, and what is x naught? X naught is 3.2, x1 is what 3.9 from here, what is x naught 3.2, what is x2 4.6। अब ये एक टर्म मैंने आप बना दी, आपने कैलकुलेटर के अंदर ये सब वैल्यूज रखनी है और रिजल्ट कैलकुलेट करना है। I hope you will be able to do this. So I terminate discussion on Lagrange interpolating polynomial.
Before I switching to the next method, let me tell you one important thing. ये थर्ड डिग्री पोलिनोमियल डेवलप हुआ हुआ है, इस एग्जाम्पल को फॉलो करके आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मेथड मैं किस कंडीशन में इस्तेमाल करूंगा? ये मेथड मैं उस कंडीशन में इस्तेमाल करूंगा जब वो डेटा सेट या तो छोटा है या मुझे सेकंड थर्ड डिग्री से ऊपर काम नहीं करना। So there are two things. I'll use this method when data is small and I don't have to develop an interpolating polynomial with degree greater than 2, 3, 4 में भी जाके it will be very cumbersome. But there is in what condition we will make a choice between this method and another method. That will be the condition in which the difference between two consecutive x values is not constant, जिसको हम कहते हैं unequally spaced data. So I add something here. We use this method when data is unequally spaced. And what's the meaning of that? The difference between two consecutive x values is not constant. अगर consecutive x values के दरमियान difference constant है, तो we have another very neat method that is much simpler than this method. So हम इस method को इस condition में इस्तेमाल करेंगे। In addition मैंने क्या कहा? अगर ये पहली बात हो गई, तो दूसरी बात मैंने कही कि when data size is small, what's the meaning of that? Only few points. Only few points are there in the data. Easy point when we need a polynomial of smaller degrees. And that means not more than third degree. वैसे तो जब ये मेथड बनाया गया था तो हायर डिग्री के लिए भी इस्तेमाल किया गया था, बट अगर हम अपने कोर्स में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि हम इन कंडीशंस पे इस मेथड को इस्तेमाल करें. So let me switch to another the next technique of interpolation where we use the idea of divided differences to develop an interpolating polynomial. There is another method, Neville's method between Lagrange and the divided difference interpolating polynomial that I don't usually consider as important.
तो डिवाइडेड डिफरेंस इंटरप्रेटिंग पोलिनोमियल कैसे बनते हैं, डिवाइड डिफरेंसेस क्या होते हैं, ब्ला ब्ला। याद रहे कि मैं अगर सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल बना रहा हूँ तो उसमें 3 टर्म्स होती हैं, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट टाइम्स एक्स प्लस कांस्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर। अगर थर्ड डिग्री पोलिनोमियल है उसमें 4 टर्म होंगी, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट इंटू एक्स होगा, कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर होगा और कांस्टेंट इंटू एक्स क्यूब होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितने डिग्री का पोलिनोमियल है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो अगर n डिग्री पोलिनोमियल है तो हमारे पास n+1 टर्म होंगी, 0 से लेके n तक n+1 टर्म। Basic idea behind the interpolating polynomial due to Newton is that we have constant into another constant times x minus first x value plus another constant into x minus x naught into x minus x1, यानी सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन जो है वो x minus x naught into x minus x1 करता है। नेक्स्ट टर्म जो लिखी जाएगी a3 उसमें कांस्टेंट होगा और उसमें 3 ऐसी टर्म्स का प्रोडक्ट होगा x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 और इस तरह बढ़ता चला जाएगा। a1 के साथ एक टर्म है, a2 के साथ 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है, an के साथ n टर्म्स का प्रोडक्ट होगा, यानी x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 अप टू x माइनस xn माइनस 1, दैट मेक्स n टर्म्स। अगर मैं इसको x माइनस n xn लिख दूं तो वो n+1 टर्म्स हो जाएंगे। तो ना जो पोलिनोमियल मैं डेवलप करूंगा और जो असल फंक्शनल रिलेशन है बिटवीन दिस डेटा सेट x और y, उसमें कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन इन दोनों ये दोनों जो है मैच करेंगी एग्जैक्टली व्हेन whenever I choose x is equal to some point from here. For example, मैं इस पोलिनोमियल की वैल्यू x is equal to x0 पे निकालूं। अगर मैं x is equal to x0 रख दूं तो तुम देखो ये भी 0, ये भी 0, अगला भी 0, सारे 0 हो जाएंगे, Pn x0 जो है वो a0 बचे। अगर मैं इसकी वैल्यू x is equal to x1 पे निकालूं तो x is equal to x1 यहाँ से आना शुरू हो रहा है, इसमें भी है, इस अगले में भी है, हर एक में है, तो यहाँ तक बची। तो ये एक आइडिया है जिसके ज़रिए हम ये जो कांस्टेंट्स लिखे हुए हैं a0, a1, a2 ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम नंबर इस्तेमाल नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यूजिंग x इज इक्वल टू x0 हम a0 मालूम कर लेंगे, यूजिंग x इज इक्वल टू x1 हम a1 मालूम कर लेंगे। क्यों मालूम कर लेंगे? x इज इक्वल टू x0 पे Pn(x) जो है वो f0 के बराबर होगा, x इज इक्वल टू x1 पे Pn(x) f1 के बराबर होगा, x इज इक्वल टू x2 पर Pn जो है वो f2 के बराबर होगा। लिहाजा इस सब चीज़ों को इस्तेमाल करके हम a0, a1, a2 ब्ला ब्ला फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी the interpreting polynomial that we are in search of now. So if I replace x by x0, I have said that the result will be a0 on 2. As x is equal to x1, and we will have an expression that involves y1 a0 which is equal to y0 blah blah का है। जो कुछ भी उसमें से कंस्ट्रक्ट होगा हम उसमें से कुछ रेशियोज निकालते हैं, इन रेशियोज को हम डिवाइडेड डिफरेंसेस कहते हैं। I'll come to this a little later. And I show you that this condition we are using and how we consider
the development of किसको भी छोड़ो. I go directly to the end product as an algorithm. Here it is. I try and show you the image of the book page, and mostly I describe things using my own interpretations of things. So I have placed in this article with the name alternate notation the whole process. We use divided differences in this process. So first I describe what are divided differences. अगर मैं पहले दो पॉइंट्स को इस्तेमाल करूं तो y1 minus y0 upon x1 minus x0 is the slope of the line joining the first two points. इसकी एक नोटेशन जो किताब ने इस्तेमाल की है वो f के आगे कैपिटल ब्रैकेट्स में x0 x1. So we read this notation as divided difference between x0 and x1. इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? y1 minus y0 upon x1 minus x0, which is just the slope of the line joining x0 y0 x1 y1. Alternate notation ये है कि this is the first order and that first order is put in the superscript in capital brackets. This subscript 0 indicates that the first point used in writing down this first order divided difference is x0. Now when I write down fx1 x2, that means this is a divided difference between x1 and x2, and that means y2 minus y1 upon x2 minus x1, slope of the line joining x1 y1 and x2 y2, and which is put in this alternate notation, first order divided difference starting at x1. Similarly, first order divided difference starting at x0, first order divided difference starting at any number, and this is the way we develop first order divided difference. What is the second order divided difference? Notation हम इस्तेमाल करते हैं f कैपिटल ब्रैकेट्स के अंदर x0 x1 x3 यानी 3 पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं. एंड मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इसकी? First order divided difference starting at x1 minus first order divided difference starting at x0 divided by x2 minus x0. As first order divided difference has similarity with the rate of change, that is first derivative, this has similarity with rate of change, that is sort of second derivative. Not exactly, but sort of. Alternate notation, superscript में 2 लिखा है जिसका मतलब second order divided difference है, और subscript में 0 लिखा है जिसका मतलब first point used is x0. So f x1 x2 x3 इन 3 पॉइंट से सेकेंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस लिखूंगा, which is mathematically defined as first order divided difference starting at x2 minus first order divided difference starting at x1 divided by x3 minus x1. यहाँ x2 minus x0 था डिनोमिनेटर में यानी x1 मिसिंग, यहाँ x3 minus x1 है यानी x2 मिसिंग. Alternate notation, here is the order, second order, starting point x1. In this way, we make first order, second order, third order divided differences, and वो जो polynomial है, that can be proven to be equal to this. And I will show the proof next time. It's almost time now, and I hope that you. We reached participation 20, and now it is the only 13. अब मुझको ये बताओ, अब मैं शेड्यूल पे क्लास लिया मैंने, तो where are the 86 people? मैंने एक चीज लिख दी कि जब मैं आपसे तय करके इतवार का दिन रखा था क्लास का, नहीं आए लोग, 10 भी नहीं हुई अटेंडेंस. अच्छा आ रही है जी, आप रेगुलर टाइम पे लीजिए क्लास, रेगुलर टाइम पे ले ली क्लास. Where are 86 students?
Now I stop recording and terminate my discussion.